स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि पहले 2 चैप्टर हुआ करते थे जिन्हें मिलाकर अब नई बुक में एक चैप्टर बना दिया गया है। यह है आपका चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। इस चैप्टर को पढ़कर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फील करते हैं कि ये चैप्टर अब भले क्यों बनाया होगा हमारी बुक में, बड़ा ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाला है। लेकिन मेरा वादा है आप इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर के बारे में अपनी राय बदल देंगे। चैप्टर बड़ा ही इजी लगेगा आपको और याद करने में भी आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो बुक अपने साथ रख सकते हैं। बुक का जो पहला टॉपिक आपके लेसन में जो दिया हुआ है वो है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। आसान भाषा में आपको यह समझना है कि देखिए, पार्लियामेंट जो है जिसके बारे में चैप्टर होने वाला है वो एक प्रकार से एक सिंबल है। पार्लियामेंट एक ऐसा निशान कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग ही डिसाइड करते हैं कि क्या कानून होने वाले हैं। पार्लियामेंट एक प्रकार से लोगों के द्वारा डिसीजन लेने का ही एक एग्जाम्पल है। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो ये जो रिजल्ट था, आज़ादी वाला जो रिजल्ट हमें मिला, ये बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रगल रहा है, जिसके अंदर कई सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया और लोगों ने आज़ादी प्राप्त की। अब लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों ने जो उनके साथ में किया, आगे आज़ाद भारत में भी ऐसा ही कुछ होने लगे। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि भैया हमें चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, यानी कि हमें अपने पार्लियामेंट के अंदर भारतीय लोग ही इलेक्टेड मेंबर चाहिए। तो देखिए, ब्रिटिश लोगों ने इस डिमांड को स्वीकार किया, लेकिन जैसे कि आप जानते हो वो उल्लू बनाया करते थे हमें। तो इन्होंने एक क्या बनाया, इंडियन एक्ट ऑफ 1909 नाम से एक कानून हमें दे दिया। लेकिन ये एक्ट से हमें क्या फ़ायदा था भाई? कोई फ़ायदा नहीं था। ओनली सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हमें मिला, यानी कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन उन्होंने अलाउ कर दिया। साथ ही नो वोटिंग राइट्स फॉर ऑल। और लेकिन ब्रिटिश लोगों ने वोटिंग राइट्स जो थे वो सभी लोगों को नहीं दिए। ये इस इंडियन एक्ट ऑफ 1909 का एक फर्जीवाड़ा आप कह सकते हो। तो देकर भी कुछ नहीं दिया। देखिए, पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम। आप जानते हैं कि सारे लोगों ने, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, फ्रीडम, इक्वलिटी के लिए, यानी आज़ादी, समानता और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये जो तीसरा जो पॉइंट है, ये हमारी आज़ादी के स्ट्रगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्ट्रगल बहुत लोगों ने किया। जैसे स्ट्रगल देख रहे हो आप, देश दमादम स्ट्रगल इस प्रकार से होता है। आप समझ रहे होंगे। आपको थोड़ा हंसी मजाक के लिए वीडियो मैंने आपको फोटोज़ लगा दिए गए। तो देखिए, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिमांड की। इसमें से एक महत्वपूर्ण डिमांड थी कि भाई डिसीजन मेकिंग में हमें शामिल करें। अगला टॉपिक जो है हमारी बुक का वो है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, या रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। देखिए, कंसेंट यानी लोगों की सहमति, डिजायर, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल आर द बेसिक आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी जो है, इसके बेसिक आइडिया है भाई लोगों की सहमति ली जाए, लोगों की इच्छा, डिजायर जो है उनका ख्याल रखा जाए और उनसे अप्रूवल भी लिया जाए और लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन हो। It is the decision of the people that creates a democratic government and decide about its functioning। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? देखिए, लोग ही वो होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और डिसाइड भी करते हैं कि भाई इस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग यानी कार्य करने का तरीका जो है वो क्या होगा। ये भी डेमोक्रेसी के अंदर लोग ही डिसाइड करते हैं। तो ये सब बेसिक आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के, जो आपको समझने पड़ेंगे। अगला है देखिए, वन वे ऑफ डूइंग सो, यानी ऐसा सब कुछ करने का जो अभी हमने बातें पढ़ी, इसको यदि करना है तो इसका एक तरीका है थ्रू इलेक्शन, जहां पर पीपल वुड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। अब देखिए, इलेक्शंस में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर पार्लियामेंट में भेजेंगे और उनके द्वारा एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे। देखिए, सारे लोग तो शामिल हो नहीं सकते क्योंकि जो कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। The parliament, which is made up of all the representatives together, controls
एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट जो है उसी के मेंबर्स में से ही गवर्नमेंट बनाई जाती है और साथ ही साथ पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करते हैं और गवर्नमेंट को गाइड भी करते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो ये कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगला टॉपिक है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या है, भूमिका क्या है। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन of the faith that the people of India have in the principles of democracy। जो पार्लियामेंट जो है एक प्रकार से एक्सप्रेशन है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो बताता है कि लोगों का फेथ यानी विश्वास है डेमोक्रेसी के नियमों में। तभी तो पार्लियामेंट चल रही है, क्योंकि वही डेमोक्रेसी का रूल है कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्लियामेंट क्या चीज़ है, लोगों के पार्टिसिपेशन का जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो पार्लियामेंट है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव तो पार्लियामेंट जो है हमारा इसके पास में इमंस पावर है क्योंकि इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि लोगों का, ऑफ द पीपल, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, पार्लियामेंट है। तो इसलिए पार्लियामेंट के पास में इमंस यानी भरपूर पावर्स यानी शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये आप आराम से समझ सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो हमें पार्लियामेंट की फंक्शनिंग क्या है, पार्लियामेंट कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी तरफ हमें ले जा रहे हैं। आप चाहें तो अपने साथ में बुक रखें, ये सारे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन बुक में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस लेसन को डिफ़िकल्ट बना देती हैं, उन बातों को मैं छोड़ता हुआ चलूँगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बुक में इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दी लोकसभा इज इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंसीज। तो एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो रहा है कि कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो ये कंट्री जो है डिवाइडेड होता है इन द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज और इलेक्शन पर्पजेज, इसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी। ईच ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट। हमारे देश को, पूरे देश को कुछ कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर बांटा गया है और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजा जाता है। तो इस तरह से सारे लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो पार्लियामेंट जो है पूरे कंट्री के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने का एक स्थान जो है वो आप कह सकते हैं वो है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो लोकसभा में भी लोग भेज सकते हैं और राज्यसभा में करें। वंस इलेक्टेड द कैंडिडेट बिकम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। These MPs together make up the parliament। तो एक बार जब किसी कैंडिडेट को भेज दिया जाता है तो वो 5 साल के लिए चुन लिया जाता है और वो पार्लियामेंट में जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम कहते हैं। ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सब मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट यदि आपको समझ में भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और ये आप फोटो जो देख रहे हैं वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप कमेंट में मुझे इनका नाम लिखकर बताएंगे सभी बच्चे। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसको ठीक तरह से आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 2 हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के। नंबर 1 इज़ लोकसभा, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस भी। नंबर 2 है हमारा राज्यसभा, जिसे हम कह सकते हैं अपर हाउस। देखिए लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इसमें इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 543, जबकि राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 233 मेंबर्स जो हैं इसमें होते हैं। अब बात करें लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं, तो लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या है 2 और नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसी तरह से राज्यसभा में 12 जो मेंबर्स है वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। देखिए लोकसभा के मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड
इनका इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर आम जनता करती है, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस स्टेट्स। जिस तरीके से हमारे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली जयपुर में है और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 200 मेंबर्स हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उसके मेंबर्स जो हैं इनको चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को। अब बात कर लेते हैं द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जो है वो कौन कौन से फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस हमें याद रखने हैं। नंबर 1 है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नंबर 2 है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और नंबर 3 पर जो फंक्शन है वो हमारा है लॉ मेकिंग, यानी कि तीसरे नंबर का जो फंक्शन है वो हमें बताता है कि भैया कानून का निर्माण करना भी पार्लियामेंट का फंक्शन है। अब देखो पहला फंक्शन जो है इसके अंदर आपको, वैसे वीडियो और भी लंबी हो जाती है तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, बस एग्जीक्यूटिव आपको याद रखना है। तो एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का ही एक, जो जनरली जो हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, वो एग्जीक्यूटिव के बारे में ही बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क्स टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 2 में नेशनल गवर्नमेंट का ही एक पॉइंट है पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो होता है लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, और एमपी जो होते हैं वो ही सारे के सारे लोग मिलकर प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो वर्क करता है विद हर मिनिस्टर्स, ठीक है ना, और अलग अलग डिफरेंट जो मिनिस्टर होता है उन्हें भी पीएम ही चूज करता है। तीसरा पॉइंट हमें इसमें याद रखना है कोइलेशन गवर्नमेंट, जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में। तो देखिए जब कभी भी पार्लियामेंट में किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे हम कहते हैं कोइलेशन गवर्नमेंट। तो आप इसे भी याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 में आपको याद रखना है क्वेश्चन आर। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि भाई किस तरह से कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट को बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर के थ्रू जो है कंट्रोल कर सकती है, गाइड कर सकती है। क्वेश्चन आवर क्या है? क्वेश्चन आवर जो है वो एक मैकेनिज्म है थ्रू विच द एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है इसके अंदर आपको ऑपोजिशन का। देखिए ऑपोजिशन जो होता है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है उसके द्वारा भी। हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है, जो अभी फिलहाल भारत के अंदर बड़ा कमजोर पड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी। पॉइंट नंबर 3 कहता है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वैसे तो आपके जो नए सिलेबस में इस पॉइंट नंबर 3 को डिलीट किया जा चुका है, फिर भी आप चाहे तो एग्जाम में ये तीनों पॉइंट्स जरूर लिख सकते हैं। आपको बड़ा क्वेश्चन आए तो आप तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, यानी कि नए लॉज जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल एंड मेक्स लॉज फॉर द पीपल ऑन इट्स ओन। तो पहला तरीका तो ये है कि पार्लियामेंट खुद जो है वो सेंसिटिव रहती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को जो देखती है उसके प्रति संवेदनशील होती है। पार्लियामेंट के मेंबर्स को खुद ऐसा लगता है कि भाई पर्टिकुलर कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है, लोगों को इसकी कोई विशेष ज़रूरत है इस लॉ की, तो पार्लियामेंट खुद बनाती है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पीपल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ए सर्टेन लॉ, ये टू बी मेड बाय द हेल्प ऑफ टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, लोकल मीटिंग्स ईटीसी। यानी कभी कभी लोग जो होते हैं वो भी पार्लियामेंट की अटेंशन यानी ध्यान आकर्षण करते हैं, लोग खुद ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट का थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, कि भाई देखिए सर्टेन लॉ की हमें ज़रूरत है और इस लॉ को आप बनाइए। तो 2 तरीके यहाँ पर हो गए। पहला, पार्लियामेंट को खुद को लगे कि भाई कानून बनाने की ज़रूरत है, या लोग खुद ध्यान आकर्षित करें पार्लियामेंट का। अगला टॉपिक है हमारा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में कि अनपॉपुलर लॉज या कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं। तो हम उन लॉज की बात करते हैं जो कि कानूनी रूप से पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन
फिर भी वो लोगों में पॉपुलर नहीं है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। समटाइम द पार्लियामेंट पासिस लॉज दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। तो कभी कभी पार्लियामेंट कुछ लॉज बना देती है जो कि लोगों के बीच में अनपॉपुलर हो जाते हैं। समटाइम अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। कभी कभी लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो वैलिड होते हैं, लीगल भी होते हैं, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल to the people because they feel that the intention behind these law या behind it is unfair and harmful। यानी कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉ हैं उनके पीछे सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो इच्छा है वो लोगों का भला करना नहीं है बल्कि लोगों का बुरा करना है। जैसे अभी करंट में जो चल रहा है कि आपने भी सुना होगा कि ड्राइवर्स को हिट एंड रन के संबंध में जो गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया उसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये जो लॉ है, ये नया कानून जो हिट एंड रन वाला है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, तो लोग उनका विरोध करना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है ना। तो इस तरह से कई बार लॉ जो है वो अनपॉपुलर बन जाते हैं। इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड्स द अदर इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो आप चाहें तो इसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉन्ट्रोवर्शियल या अनपॉपुलर लॉज कौन से होते हैं, तो देखिए यदि लॉ जो है किसी एक ग्रुप विशेष का तो फेवर करें जबकि दूसरे ग्रुप विशेष का वो डिसरिगार्ड करें, उनकी हानि करें, तो ऐसे लॉज को हम कॉन्ट्रोवर्शियल या अनपॉपुलर लॉज कह सकते हैं। देखिए द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल द लॉ इफ इट फाइंड दैट दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यदि कोर्ट को ऐसा लगे कि कोई सर्टेन लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अकॉर्डिंग नहीं है, लोगों के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, तो कोर्ट भी ऐसे लॉज के खिलाफ पार्लियामेंट को ऑर्डर दे सकता है कि भाई ऐसे लॉज को आप मॉडिफाई कीजिए या कैंसिल कीजिए। तो ऐसा होने पर भी लॉज जो है वो डिलीट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पार्ट के अंत में हमें क्या कंक्लूजन निकालनी चाहिए। तो भैया देखिए कंक्लूजन यानी कि सार निकल कर आता है कि आर रोल एज सिटीजन नॉट एंड विद द इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव, वी शुड टेक केयर द पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रॉपरली। यानी केवल लोगों को वोटिंग से चुन लेना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस को ठीक तरह से करे। तो इसी के साथ में गेम ओवर हो रहा है, यहीं पर वीडियो समाप्त हो रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। आपका थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है हमें प्रमोशन देता है, मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे और स्टूडेंट्स का भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच ऑफ यू, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।